हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल IAS BCS ड्रीम क्लासेज पर। तो चलिए एक बार फिर से हम DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हम एक नया टॉपिक फिर से अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे। पिछले के क्लासेज में बता दें दोस्तों कि हम आर्टिकल 46 तक पढ़ चुके हैं। 36 से 46 यानी 10 अनुच्छेद को उसमें हम याद कर चुके हैं और आज का जो मेरा वीडियो होगा आर्टिकल 47 से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47 में है दोस्तों, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। एक बार फिर से देखते हैं, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने, यानी जितने भी पालतू पशु हैं पोषाहार स्तर के एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी तकलीफें हैं उसमें सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 कहता है। एक बार फिर से देखते हैं, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 में की बात करें तो इसमें कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का अच्छे ढंग से संगठन होना चाहिए। अभी की बात करें वर्तमान में तो आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक विधियों से ये कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए, जिसमें प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर बात करें तो प्रखंड स्तर पर पशु चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि में आधुनिक एवं नवीन तकनीक का समावेश होना चाहिए, यानी कृषि में आधुनिक एवं नवीन जितने तरीके के भी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। जैविक खाद एवं उन्नत बीज का उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छे से अच्छे बीज को उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा। पशु वध का निषेध, पशु वध को रोकना होगा और जो दुधारू पशु हैं उनको बचा करके रखना, उनका संरक्षण करना ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से कि आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन की संगठन की बात करता है कि आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि से इसे स्थापित किया जाए और प्रखंड स्तर पर पशु चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। कृषि में आधुनिक एवं नवीन तकनीक का समावेश किया जाए। जैविक खाद एवं उन्नत बीज, अच्छे से अच्छे बीज का उपलब्ध करवाया जाए किसानों को। पशु वध का निषेध, उसको रोका जाए और जो दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण किया जाए। ये आर्टिकल 48 में वर्णन किया गया। इसी 48 अनुच्छेद में एक और अनुच्छेद को संविधान संशोधन करके शामिल किया गया, अनुच्छेद 48 क। इसमें क्या कहता है, ये मूल संविधान में ये भी इस शामिल नहीं था, इसे संशोधन करके लाया गया 48 क। इसमें क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए तथा संवर्धन वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी वन में जितने भी जीव रहते हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए तथा पर्यावरण का भी रक्षा होनी चाहिए, दोनों का। यह आर्टिकल 48 का क कहता है। इसमें कुछ फैक्ट्स है, पीटी के अकॉर्डिंग आप उसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसे कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसको लाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और नीचे दिया है केवल वन संरक्षण अधिनियम, तो केवल वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 में ये हुआ था, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1972 में। तो दोनों का आप याद रखेंगे। और तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति, ये 1988 में पारित किया गया, राष्ट्रीय वन नीति। तो ये तीनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनुच्छेद 49 को देखें तो स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यानी जितने भी स्मारक हैं तथा राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी देश में चाहे वो
स्टेट लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, जो भी स्मारक है, भवन है, स्थान है एवं वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। एक लाइन में कहें तो जितने भी देश के अंदर स्मारक भवन हैं उनका संरक्षण करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 49 करता है। यानी जितने भी स्मारक भवन हमारे देश के अंदर शामिल हैं उनका संरक्षण करना आर्टिकल 49 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 50 को आइए देखते हैं। आर्टिकल 50 आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या कहता है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में आप इसको याद रखेंगे। लिखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसको याद रखेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग होगा, ये अनुच्छेद 50 में बदलाया गया है। यानी जो देश की, भारत की न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग हो सकती है, यह आर्टिकल 50 में बदलाया गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, ऐसे भी बोल सकते हैं, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। तो जैसे भी आप बोली, यानी न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग हो सकता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो आगे के हम लोग चैप्टर्स ही है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसमें देखेंगे तो आप आसानी से समझिएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग हो सकती है, आर्टिकल 50 में ये बतलाया गया है। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा। उससे बेटर है कि आप इतना दिमाग में रखिए कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग हो सकती है, ये अनुच्छेद 50 में। इसके बाद आर्टिकल 51 लास्ट जो है डीपीएसपी का अनुच्छेद, वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी देश में शांति का माहौल रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 51 कहता है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत ये भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 कहता है। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आज इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। लेकिन इसमें एक और वीडियो रह गया है, वो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर, उसको हम अगले की क्लासेज में करेंगे। तो एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।